हेलो स्टूडेंट्स, फोटोकेमिकल रिएक्शंस पार्ट 1 में आज हम फोटोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मैटर के साथ किस तरह से इंटरेक्शन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फोटोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन देखते हैं। फोटोकेमिस्ट्री क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ रिएक्शंस which are brought about by the action of visible और UV light. UV और visible light के absorb करने पर किसी पदार्थ में जब कोई रिएक्शंस होते हैं तो उसको हम बोलते हैं फोटोकेमिस्ट्री। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आप सब जानते हैं क्या है? फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो फूड बनता है, ग्लूकोज बनता है, वो फोटोसिंथेसिस, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। वो क्या है? एक तरह का फोटोकेमिकल रिएक्शन है। प्लांट्स सनलाइट की प्रेजेंस में सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उनकी लीव्स में, उससे उसकी प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनके बीच में रिएक्शन होता है, उससे ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है जो कि प्लांट में स्टोर हो जाता है। प्लांट में फूड के डिफरेंट पार्ट्स में फूड के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर को रिलीज कर देता है प्लांट। तो ये जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है फोटोकेमिकल रिएक्शंस का। अब कोई भी रिएक्शन कब होता है? जब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक मिनिमम एनर्जी मिल जाती है जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी 3 तरह से हम सप्लाई कर सकते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को। तो फर्स्ट तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमको कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती, रिएक्शंस अपने आप ही होते हैं। उसके बाद दूसरे टाइप में होता है थर्मल रिएक्शन, जिसमें हम उन मॉलिक्यूल्स को जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो हम उसको हीट करके उनका टेम्परेचर बढ़ा के प्रोवाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मल कंडीशन। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसकी वजह से जो सिस्टम में मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है जिससे वो आगे रिएक्ट करते हैं। और तीसरा मेथड है जो हम यहाँ पढ़ेंगे जिसमें मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं। और कौन से रीजन की? यूवी और विजिबल रीजन की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, उससे उनको एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है और उससे वो फर्दर रिएक्शन नहीं होता। Now, what are photochemical reactions? फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके उसकी इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट बन जाती है और उस एक्साइटेड स्टेट से वो फर्दर रिएक्ट करता है। तो ये जो AB मॉलिक्यूल है इसने लाइट का फोटोन एब्जॉर्ब किया और इसकी एक्साइटेड स्टेट में ये कन्वर्ट हो जाता है, फिर एक्साइटेड स्टेट से फर्दर उसमें रिएक्शन होता है। फोटोकेमिस्ट्री के 2 लॉज हैं, ग्रोथस-ड्रेपर लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओनली दोज रेडिएशंस दैट आर एब्जॉर्ब्ड कैन प्रोड्यूस फोटोकेमिकल चेंज। केवल वही रेडिएशंस जो एब्जॉर्ब होती हैं पदार्थ के द्वारा वो उनकी वजह से ही फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। दूसरा लॉ है स्टार्क-आइंस्टीन लॉ, also called as one molecule one quantum law। इसका मतलब फोटोकेमिकल चेंज कब होता है? जब कोई मॉलिक्यूल एक क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी को या एक फोटोन लाइट एनर्जी का एब्जॉर्ब करता है, उसकी वजह से उसमें फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। Now, interaction of electromagnetic radiations with matter. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप सब जानते हैं इस तरह की होती हैं, इसमें एक इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होता है और ये जो वेव्स हैं इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती हैं और दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो वेलोसिटी है प्रोपेगेशन की वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है।
अब इन रेडिएशंस को जब हम किसी मीडियम में से पास करते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है वो थोड़ी लाइट की वेलोसिटी से कम हो जाती है। वो किस पे डिपेंड करेगा? उस मीडियम की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मैटर के साथ अलग अलग तरह से इंटरैक्ट करती हैं। सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम किसी मीडियम में से पास करते हैं तो उस मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और उनमें फिर इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल या रोटेशनल ट्रांजिशंस होते हैं जिसकी वजह से उनमें आगे रिएक्शन होता है। अब इन ट्रांसमिटेड रेडिएशंस को, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में से कुछ रेडिएशंस तो उस मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब कर ली, उसकी वजह से उसमें ट्रांजिशन हो गया, और कुछ जो रेडिएशंस उसमें से फिर निकल जाती हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड रेडिएशंस। तो उन ट्रांसमिटेड रेडिएशंस को अगर हम एक फोटोग्राफिक प्लेट पे डाल दें तो हमारे पास एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आता है जिसमें कुछ डार्क रीजन्स आते हैं, तो उसको तरह के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कई प्रकार के होते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम में हमारे पास डार्क लाइंस आती हैं। जिस वेवलेंथ की लाइट उस पदार्थ ने एब्जॉर्ब करी उस वेवलेंथ की जगह पर हमारे पास डार्क लाइंस आ जाती हैं। तो हर एक डार्क लाइन जो है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को शो करती है। तो जैसे अगर हम सोडियम वेपर का लें, सोडियम वेपर का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लें, मतलब उसमें से जब वाइट लाइट पास करेंगे तो हमारे पास उसमें उसका जो स्पेक्ट्रम आता है उसमें दो डार्क लाइंस आती हैं। बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है? बैंड स्पेक्ट्रम में डार्क लाइंस नहीं आती हैं, डार्क लाइंस बहुत एक दूसरे के पास होती हैं, तो हमें को लाइंस नहीं दिखती हैं, बैंड्स दिखते हैं। और ये जो स्पेक्ट्रम है ये वेपर स्टेट, मॉलिक्यूल्स की वेपर स्टेट में होता है, मिलते हैं। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वो होता है जिसमें हमको रेडिएशंस अलग अलग नहीं दिखती हैं, अनसेपरेटेड रेडिएशंस दिखती हैं। जैसे अगर ग्रीन ग्लास है उसमें से हम वाइट लाइट पास करें तो हमारे पास उसमें से जो निकलने वाली लाइट है उसका एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमारे पास आता है, so उसकी ट्रांसमिटेड लाइट का, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। दूसरी तरह का इंटरैक्शन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का या रेडिएशंस का मैटर के साथ होता है, पदार्थ के साथ होता है, वो है एमिशन। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम एक मीडियम में से पास करते हैं तो मीडियम के मॉलिक्यूल्स रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम उस रेडिएशन के सोर्स को रिमूव करते हैं, वहां से हटा देते हैं, तो मॉलिक्यूल क्या करेगा? जो एक्साइट हुआ था वो वापस अपनी पहले वाली ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो इन ग्राउंड स्टेट में जब वो आएगा तो वो रेडिएशंस एमिट करता है, एनर्जी एमिट करता है। तो एमिटेड रेडिएशंस को अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट पर डालें तो हमारे पास एक ब्राइट स्पेक्ट्रम आता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसा था? डार्क स्पेक्ट्रम था। और एमिशन स्पेक्ट्रम कैसा होता है? ब्राइट स्पेक्ट्रम। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की तरह तीन तरह के होते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होगा? अब ब्राइट लाइंस आएंगी। एब्जॉर्प्शन में डार्क आती थी, यहाँ पे ब्राइट लाइंस आती हैं हर एक वेवलेंथ के लिए। तो सोडियम डिस्चार्ज लैम्प जो होता है उसमें हमारे पास दो ब्राइट लाइंस आएंगी, जैसे एब्जॉर्प्शन में दो डार्क लाइंस आई थी। बैंड स्पेक्ट्रम में क्लोज ब्राइट लाइंस आती हैं, बहुत पास ब्राइट लाइंस एक दूसरे के बहुत पास होती हैं, तो वो बैंड्स का फॉर्म ले लेती हैं। और उस बैंड के एक एज पर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, शार्प होती है, उसको हम बोलते हैं उसका बैंड हेड। और जैसे जैसे हम थोड़ा आगे चलते हैं तो इंटेंसिटी कम होती जाती है, तो दूसरा जो उसका एज है उसको हम बोलते हैं बैंड टेल, वहाँ पे इंटेंसिटी कम हो जाती है।
तो ऐसे बैंड स्पेक्ट्रम कौन से मॉलिक्यूल्स शो करते हैं? आयोडीन, ऑक्सीजन, सोडियम वेपर्स, इनमें सब में बैंड स्पेक्ट्रम होता है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जैसे एब्जॉर्प्शन में था, अलग अलग वेवलेंथ्स होती हैं और एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं होती, कंटिन्यूस होता है। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो टेम्परेचर, लाइट के टेम्परेचर पे और सोर्स के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंड नहीं करता। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उसके लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है? लाइट की प्रेजेंस में होता है। तो हमारे पास लाइट होनी चाहिए। थर्मल कंडीशंस से बिल्कुल अलग होते हैं ये रिएक्शंस। इसमें क्या होता है? लाइट एब्सॉर्ब करके मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और वो सिंगल मॉलिक्यूल ही एक्साइट होता है, उसके आसपास जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो चीज़ है ये सेलेक्टिवली केवल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को एक्साइट करता है। ये फोटोकेमिकल रिएक्शंस की एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि ये सेलेक्टिवली इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को, लेकिन अगर आप थर्मल कंडीशंस में रिएक्शन कराते हैं तो सारे मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ता है, आसपास के सब मॉलिक्यूल्स का बढ़ता है, लेकिन इसमें खाली वो एक मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइट हो जाता है। और एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स की जो केमिस्ट्री है वो ग्राउंड स्टेट वालों से डिफरेंट होती है, इसलिए जो थर्मल कंडीशन में जो प्रोसेस होगा वो फोटोकेमिकल रिएक्शन से बिल्कुल अलग होता है। तो पाथ ऑफ रिएक्शन है वो फोटोकेमिस्ट्री में अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन किससे हो रहा है? एक्साइटेड स्टेट से। और थर्मल रिएक्शंस किससे होते हैं? ग्राउंड स्टेट से होते हैं। तो ये हाईली स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं और एनर्जी कौन सी एब्जॉर्ब होगी वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे, किस तरह का इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल से कौन से पे जा रहा है। टेम्परेचर से फोटोकेमिकल रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होता या बहुत कम इफेक्ट होता है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ लाइट उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। और जैसे थर्मल रिएक्शंस में हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम फोटोसेंसिटाइजर्स, कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो ऐसे सिंपली नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम फोटोसेंसिटाइजर यूज करें तो वो रिएक्शंस पॉसिबल हो जाते हैं। लाइट, हम सब जानते हैं लाइट किस तरह से होती है। लाइट फोटॉन्स या क्वांटा के फॉर्म में होती है, क्वांटाइज्ड होती है, मतलब उसमें बहुत सारे h फोटॉन्स होते हैं। ठीक है, h एक फोटॉन को शो करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बहुत सारे क्वांटा या फोटॉन्स होते हैं और फोटॉन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये लाइट एनर्जी का स्मॉलेस्ट अमाउंट है। तो फोटॉन की एनर्जी h न्यू से हम शो करते हैं। यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी है लाइट की, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। और केमिकल सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल या एक पार्टिकल एक फोटॉन ऑफ लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। Since energy levels are quantized, the more amount of energy required to promote an electron from one level to a higher energy level is a fixed quantity. इसमें हम देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल है, मान लीजिए उसमें पाई बॉन्ड है, तो उसमें एक पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगी और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगी। तो जब ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के प्रमोशन के लिए, यहाँ से यहाँ जाने के लिए, ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये फिक्स्ड है। तो इतनी एग्जैक्टली इतने अमाउंट की एनर्जी मिलने पर ही इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ जाएगा।
तो एनर्जी लेवल्स जो है मॉलिक्यूल्स के वो क्वांटाइज्ड होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन के प्रमोशन के लिए आपको एक फिक्स्ड क्वांटिटी की एनर्जी चाहिए। अगर हमको एग्जैक्टली उतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है। अगर उससे थोड़ी भी कम फ्रीक्वेंसी की या ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी तो मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर उतनी लाइट उसको मिल जाती है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके वो प्रमोट हो जाता है। तो अब जो मॉलिक्यूल्स में से जो लाइट वापस निकलेगी वो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल जो है वो आपको कलर्ड भी दिखता है। ऐसी तरह से जब लाइट एब्जॉर्ब करेगा मॉलिक्यूल तो वो कलर्ड भी हो जाएगा। स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, ये हम देख सकते हैं। वाइट लाइट को आप प्रिज्म में से पास करते हैं तो आपके पास डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। तो इसमें जो रेड से लेके वायलेट, ये जो रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, इसको हम बोलते हैं विजिबल रीजन। और ये विजिबल रीजन जो है इसकी लाइट से ही मोस्टली फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शंस इस यूवी लाइट से होते हैं। तो वायलेट लाइट के बियॉन्ड जो लाइट है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, और रेड के बाद जो है उसको हम बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। ठीक है, तो विजिबल रीजन की रेंज क्या है? 400 नैनोमीटर्स टू 800 नैनोमीटर्स, और अल्ट्रावायलेट की है 200 से 400 के बीच में। तो जो मोस्टली फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो यूवी और विजिबल रीजन की लाइट रेंज में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि केमिकल बॉन्ड एनर्जीज जो रिएक्शन होने के लिए क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बॉन्ड्स हमको तोड़ने पड़ेंगे। तो बॉन्ड्स की जो एनर्जीज हैं वो इस रेंज में होती हैं 100 to 1000 किलो जूल्स पर मोल। और ये जो लाइट की एनर्जीज हैं यूवी और विजिबल रीजन की, वो भी इसी रीजन में, इसी रेंज में फॉल करती हैं। जैसे अल्ट्रावायलेट और विजिबल, अल्ट्रावायलेट की एनर्जी 604 किलो जूल्स पर मोल से 302 किलो जूल्स पर मोल। तो ये जो रेंज है ये यूवी लाइट की है, और ये विजिबल रीजन की है 151 से 302। ये इनकी वेवलेंथ दे रखी है। ठीक है, अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये यूवी विजिबल रीजन की जो रेंज है वही रेंज आपकी केमिकल बॉन्ड एनर्जीज की होती है। इसलिए light of visible and UV region has sufficient energy to cover the range of chemical bond energies। उसी रेंज में होती हैं, इसलिए वो केमिकल चेंजेस इंड्यूस कर सकती हैं। मॉलिक्यूल्स इस लाइट की एनर्जी को लेके एक्साइट हो जाते हैं और अपनी हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में चल जाते हैं, और उससे केमिकल चेंजेस हो जाते हैं या रिएक्शन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन जो होता है उसको हम वेवलेंथ यूनिट्स में शो करते हैं, एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में, जो लैम्डा की वैल्यू होती है। अगर कंपाउंड विजिबल रीजन की लाइट एब्जॉर्ब करता है तो वो कलर शो करता है। क्यों करेगा कलर शो? क्योंकि वो कुछ लाइट उसने एब्जॉर्ब कर ली है, अब कुछ जो लाइट वो ट्रांसमिट करेगा वो लाइट कौन सी होती है? वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर की होती है। मतलब जो वाइट लाइट में से एब्जॉर्ब्ड लाइट को अगर हम माइनस कर दें तो जो कलर हमारे पास बचता है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। तो कंपाउंड जो है वो हमको उस कलर का दिखता है। यूवी रीजन में जो हमने 200 to 400 नैनोमीटर यूवी रीजन है, तो यूवी का जो फार वाला मतलब 200 के पास वाला जो रीजन है वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस में वो नहीं है, उसकी स्टडी हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए हमको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, वैक्यूम इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, क्योंकि उस रेंज में 200 नैनोमीटर के आसपास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसेस जो हैं वो भी रेडिएशंस एब्जॉर्ब करती हैं।
या उनकी जो बॉन्ड एनर्जीज हैं वो उस रीजन में लाया करती हैं। इसलिए ऑक्सीजन जो है उसका एब्जॉर्प्शन आ जाएगा, तो उसमें तो आपको रिएक्शन की स्टडी करना हमारे लिए इजी नहीं रहता, क्योंकि हम उसमें वो मॉलिक्यूल भी उस रीजन में लाइट एब्जॉर्ब करेगा और ऑक्सीजन भी एब्जॉर्ब करेगा, तो हमें पता नहीं चलेगा कि रेडिएशन मॉलिक्यूल ने कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब करी। तो इसलिए फार यूवी रीजन वाली जो रिएक्शंस की स्टडी हम इससे नहीं कर सकते। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से किसी हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाता है और वो किससे होता है, लाइट एब्जॉर्बमेंट। तो यहाँ हम देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का है, यहाँ ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है और ये पोटेंशियल एनर्जी का है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है, ये लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ये हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल में बहुत सारी वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल्स होती हैं। तो जैसे ये इसका न्यू इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, ये क्या है, ये इसकी वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। ये इस अपर एक्साइटेड स्टेट की वाइब्रेशनल लेवल्स हैं। फिर हर एक वाइब्रेशनल लेवल में, जैसे न्यू इज इक्वल टू 0, इसमें बहुत सारी रोटेशनल लेवल्स होती हैं, जैसे इसमें भी बहुत सारी रोटेशनल लेवल्स होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सिंपल एक एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है, उसके अंदर बहुत सारी वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल्स भी एसोसिएटेड होती हैं एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल के साथ। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम हमको ऐसा लगता है कि इसमें एक ही पीक होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में अगर जाते हैं तो एक शार्प पीक हमारे पास आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली व्हाट वी गेट इज ब्रॉड बैंड्स। हमारे पास ब्रॉड बैंड आते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक लेवल जो है उसके साथ बहुत सारी वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल्स भी एसोसिएटेड होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरी लेवल में जाता है तो वो किसी एक वाइब्रेशनल या रोटेशनल लेवल से उस इलेक्ट्रॉनिक लेवल की एक वाइब्रेशनल या रोटेशनल लेवल से दूसरी इलेक्ट्रॉनिक लेवल की वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल में जाता है। तो आपके पास सिर्फ एक वेवलेंथ लाइट की नहीं है जिसको वो एब्जॉर्ब करेगा, पर वो बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जो उसमें मोस्ट प्रोबेबल ट्रांजिशन है उसकी वजह से आपके पास इंटेंस पीक आता है। तो बहुत सारी वेवलेंथ्स को वो एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल कौन सी होगी, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसको एब्जॉर्ब करेंगे। तो हाइट जो उस पीक की है वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उस ट्रांजिशन उस वेवलेंथ का ट्रांजिशन करेगी। तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं उसको हम बोलते हैं लैम्डा मैक्स से शो कर। प्योरली वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, जैसे न्यू 0 से न्यू किसी एक लेवल इलेक्ट्रॉनिक लेवल E1 के न्यू 0 से न्यू 1 में खाली ट्रांजिशन हो, तो वो कब होता है, उस रीजन की जो लाइट है वो IR रीजन में होती है। तो IR रीजन में बहुत कम एनर्जी चाहिए हमको, और IR में जब ट्रांजिशन होता है तो इलेक्ट्रॉन तो जो मॉलिक्यूल है वो न्यू 0 से न्यू 1 में जाता है, और उसमें जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं, जो एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमारे पास आता है वो होता है IR स्पेक्ट्रा। और प्योरली रोटेशनल स्पेक्ट्रा वो होता है जो फार IR और माइक्रोवेव रीजन में आता है। तो रोटेशनल ट्रांजिशन के लिए हमको और भी कम अमाउंट की एनर्जी चाहिए, और उसमें जो स्पेक्ट्रा बनता है वो फार IR और माइक्रोवेव रीजन के स्पेक्ट्रा होते हैं। लेकिन जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो किससे होते हैं, यूवी और विजिबल रीजन की लाइट से। यूवी और विजिबल एब्जॉर्प्शन पीक जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से, यूजुअली ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल से हायर एनर्जी की इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में चला जाता है।
तो इस तरह के ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो डिपेंड करती है दोनों ऑर्बिटल्स की नेचर पे, और बस सिर्फ वो जो दो एनर्जी लेवल्स हैं या दो ऑर्बिटल्स हैं उनकी नेचर पे डिपेंड करेगा कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। तो जैसे एक सिंपल फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड से, इसमें पाई बॉन्ड है, तो इसमें दो ऑर्बिटल्स होंगी पाई और पाई स्टार। तो उन दोनों की एनर्जी डिफरेंस पे डिपेंड करेगा कि वो मॉलिक्यूल कहाँ एब्जॉर्ब करता है यूवी और विजिबल रीजन की लाइट। तो इस तरह का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं क्रोमोफोर, जो एब्जॉर्प्शन लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यूवी रीजन और विजिबल रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला कोई भी किसी मॉलिक्यूल में जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को हम बोलते हैं क्रोमोफोर। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड स्टेट्स कितनी तरह की होती हैं, सिंगलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट, और फिर उसका जो जेवलॉन्स की डायग्राम होता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं रिएक्शंस में, और फिर आगे रिएक्शन किस तरह से होता है, ये सब हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज हमने बिल्कुल इसका फोटोकेमिस्ट्री का बेसिक्स पढ़ा है, तो इसको आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस बेसिक फोटोकेमिस्ट्री को एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करें। थैंक यू।